आज का टॉपिक है आपका ग्रामीण विकास में जन सहभागिता, पीपल पार्टिसिपेशन इन रूरल डेवलपमेंट, स्पेशली थ्रू पंचायत। और उसी में आपके सब टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं, पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू पंचायत और सर्विस डिलीवरी। तो बेसिकली आपको पंचायती राज सिस्टम जो है हमारे, उसी के इर्द गिर्द आज का टॉपिक हमारा चलेगा कि जन सहभागिता क्या होती है, विकास क्या है। पहले तो हम विकास को समझेंगे कि विकास क्या है, या जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र से हमारा अभिप्राय किस क्षेत्र से होता है, विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रामीण विकास क्या है, और जन सहभागिता क्या है, क्या प्रयास जन सहभागिता के लिए हमारे यहाँ हुए हैं अब तक, और उसमें क्या चैलेंजेस हैं, जन सहभागिता के मार्ग में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। इसी के बाद आपका एक टॉपिक उसमें और भी है, आपके जिला योजना समिति, विकेंद्रीकृत नियोजन के तहत एक टॉपिक उसमें जोड़ा गया है, जिला नियोजन समिति। तो उसके बारे में भी हम समझेंगे कि जिला योजना समिति क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्रामीण विकास पे आते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है। आप सबको मालूम होगा, शायद पंचायती राज की एक क्लास आप लोगों की चल चुकी है। यस मैम। उसमें क्या डिस्कस हुआ था चंद्रपाल जी, आप मुझे थोड़ा बता देंगे? मैम स्टार्टिंग से जो प्री ब्रिटिश उससे लेकर के और हाँ। 73 74 भी उन्होंने किया था, लेकिन आफ्टर चूंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी सर की, तो फिर उन्हें पोस्टपोन कर दिया था क्लास अगला वाला। तो काफी उन्होंने डिस्कशन कर दिया था कुछ चीजों को। नहीं, तो उन्होंने किस चीज पे डिस्कशन किया था? से आपके पंचायती राज व्यवस्था पे डिस्कशन हुआ होगा। या मैम, या पंचायती राज व्यवस्था में मैम पूरा वो जो सिस्टम होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पंचायती राज का, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो डेवलपमेंट हुए उसको फिर मैम 73 74 से जोड़ दिया था मैम। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हमारे टॉपिक का डायरेक्शन अलग रहेगा, चीजें वही हैं, लेकिन हम 73 और 74 अमेंडमेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों को सब पता है, लेकिन जहां जरूरत होगी तो मैं थोड़ा डिस्कस भी करूंगी आपसे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जो बताया है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पे 75% आबादी, 75% पॉपुलेशन आपके कृषि एवं सहायक क्रियाओं में लगी होती है, पहली पहचान है। दूसरा, प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 400 लोग निवास करते हैं। और तीसरा, कोई ऐसा क्षेत्र या जो उसकी बाउंड्री है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां वहां पर कोई म्यूनिसिपल बोर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें जहां पर हैं उसे हम ग्रामीण क्षेत्र कहेंगे। सारे लोगों ने आज वीडियो ऑफ कर रखा है। मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए तीनों। शिवानी, वीडियो ऑन करो भाई, या तो फिर हम भी ऑफ करके आज पढ़ाना शुरू करें। कहीं आप लोग बिजी हैं क्या लेक्चर के साथ में? नो मैम। देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को बताया है कि हम किसको ग्रामीण क्षेत्र मानेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर 75% पॉपुलेशन कृषि व सहायक क्रियाओं में संलग्न हो। अब कृषि मतलब कि जो खेती आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हो, सहायक क्रियाओं में आपके मछली पालन आ जाता है, या आपके पशुपालन वगैरह की क्रियाएं आ जाती हैं, या छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो गांवों में चलते हैं, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो सब सहायक क्रियाओं में आ जाती हैं। दूसरा, उन्होंने बताया है कि प्रति किलोमीटर के दायरे में 400 लोग निवास करते हो। और तीसरा, ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई म्यूनिसिपल बोर्ड ना हो, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इस तरह की कोई बॉडी वहां के लोकल अरेंजमेंट या व्यवस्थाओं को देखने के लिए ना हो, उसे हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा, ये हम सब जानते हैं, देखिए भारत गांवों का देश है, अभी भी हमारी बहुसंख्यक आबादी गांवों में ही निवास करती है, और स्वतंत्रता के बाद ही ये प्रश्न लगातार विचारणीय रहा है कि क्या हम गांवों को इग्नोर करके हम भारत का विकास कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी हमारी लगभग 60 to 70% पॉपुलेशन आज भी गांवों में निवास कर रही है। जब तक हम उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा करके
उन्हें विकास की प्रक्रिया से भागीदार नहीं बनाएंगे, हम भारत का समग्र रूप से विकास नहीं कर सकते हैं। और अगर विकास हुआ भी, मान लीजिए कि अगर हम केंद्रीकृत नियोजन के द्वारा विकास सुनिश्चित भी करना चाहें, तो एक खाई पैदा हो जाएगी। ग्रामीण समाज और शहरी समाज के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, जो हमें देखने को मिल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ते चले गए और शहरी क्षेत्र जो थे वो विकास की तरफ अग्रसर होते चले गए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था के लूप होल्स थे, या हमने जो शुरू में केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था अपनाई थी, उसके कारण ग्रामीण विकास को हम गति नहीं प्रदान कर पाए। दूसरा पॉइंट आता है कि विकास क्या है। जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो पहले विकास को भी डिस्कस करना जरूरी है कि विकास क्या होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो विकास का मतलब है कि लगातार उच्च से उच्चतर की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसमें हम लगातार ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। और ये विकास जो होता है वो विकास मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड सस्टेनेबल होना चाहिए। विकास का तात्पर्य ये नहीं है कि हमने एक सड़क बनाई और हमने कह दिया गांवों में कि विकास हो गया और अगले साल वो सड़क टूट गई, तो इसको हम विकास नहीं कहेंगे। विकास ऐसा हो जो टिकाऊ हो, विकास ऐसा हो जो लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाए, विकास ऐसा हो जो मात्रात्मक चेंज लाए। ठीक है। फिर आता है आपके ग्रामीण विकास की अवधारणा। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि ग्रामीण विकास क्या है। जब ग्रामीण क्षेत्र में क्लियर हो गया कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई म्युनिसिपल बोर्ड ना हो, जहां पर आजीविका का जो मेन सोर्स है वो कृषि और सहायक क्रियाएं होती हैं और प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में लगभग 400 लोग निवास करते हैं, ऐसा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र होता है। विकास हमें समझ में आ गया कि विकास हम उसे मानेंगे जिससे लोगों के जीवन में मात्रात्मक और गुणात्मक चेंज आए, उसे हम विकास कहेंगे। इससे एक चीज क्लियर होती है कि विकास हमेशा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। अगर विकास नकारात्मक नहीं हो सकता। जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि एक पॉजिटिव प्रोसेस, एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज किसी व्यवस्था में या किसी सिस्टम में या लोगों के जीवन स्तर में लाते हैं। दूसरा हम चलते हैं ग्रामीण विकास क्या है। ठीक है। ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है जिसका तात्पर्य होता है कि ग्रामीण संरचना में टिकाऊ परिवर्तन लाना या ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक चेंज लाना। रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस टू improve the quality of life and economic well-being of people living in rural areas। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोगों के जीवन स्तर में, उनके आय के स्तर में, उनके आजीविका के स्रोतों में या उनका जो सामाजिक ढांचा है उसमें हम सकारात्मक चेंज लाते हैं। और चेंज भी ऐसे नहीं कि वो अस्थायी हो, स्थायी चेंज लाते हैं। तो अगर इस तरीके के हम चेंज ला पाते हैं ग्रामीण जीवन में तो उसे हम कहेंगे कि ग्रामीण विकास हो रहा है। ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो रूरल डेवलपमेंट इज टू मेक ए विलेज सेल्फ सफिशिएंट बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल ऑफ दोज एरियाज। मतलब कि ग्रामीण विकास से हमारा अभिप्राय है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सक्रिय सहयोग के द्वारा, ठीक है, एक शब्द है सक्रिय सहभागिता। आगे भी हम सहभागिता को डिस्कस करेंगे तो वहां हम इसको डिस्कस करेंगे कि सक्रिय क्यों जरूरी है। ठीक है। निष्क्रिय सहभागिता से काम नहीं चलेगा। ग्रामीण विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक ग्रामीण लोगों का पार्टिसिपेशन पॉजिटिव नहीं होगा, सक्रिय पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक हम ग्रामीण विकास नहीं कर सकते। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जन सहभागिता के द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण जीवन को आत्मनिर्भर बनाना, उनके आजीविका के स्रोतों में परिवर्तन लाना, सामाजिक और जो उनका ढांचा है उसमें आवश्यक चेंजेस लाना। ठीक है। और जो ग्रामीण जीवन में उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके ग्रामीण विकास करना, यही ग्रामीण विकास की अवधारणा है। ठीक है। और एक जटिल प्रोसेस है, बहुत सिंपल नहीं है। सुनने में हमें लगता है कि अरे ग्रामीण विकास क्या है,
हमने सड़कें बनवा दी, हमने लोगों को रोजगार दे दिया, हमने कृषि उत्पादन बढ़ा दिया, तो हमने समझ लिया कि वो ग्रामीण विकास हो गया। ऐसा नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है ये। जब तक हम लोगों को विकास की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाएंगे, उनका पार्टिसिपेशन जब तक हम विकास में नहीं करेंगे, जब तक लोग विकास को अपने से नहीं जोड़ेंगे, तब तक कभी भी ग्रामीण विकास टिकाऊ नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा, एक ग्रामीण विकास को ऑर्गेनिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है। एक शब्द है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। क्यों कहते हैं ऑर्गेनिक डेवलपमेंट? देखिए, ग्रामीण जो जीवन, आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होंगे, ग्रामीण जो संरचना होती है वो थोड़ी जटिल होती है। सामाजिक जीवन, उनका आपके आर्थिक, तकनीकी कारक, प्राकृतिक संसाधन, गांवों में ये सारी जो चीजें होती हैं, इनको ध्यान में रख करके और इनमें बिना बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किए हमें विकास करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके सामाजिक जीवन को पूरी तरह से उलटने की कोशिश करेंगे, उनके प्राकृतिक संसाधनों से अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, या जो उनका एक आर्थिक या रोजगार का जो एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है, उसमें अगर हम कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो ग्रामीण उस विकास को आत्मसात नहीं करते, या उस विकास में उनकी भागीदारी नगण्य हो जाती है। तो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इसीलिए कहा जाता है कि हमें उस ग्रामीण परिवेश से सामंजस्य बना करके, या उस ग्रामीण परिवेश के अनुकूलतम हमें डेवलपमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है। इसीलिए इसे कहते हैं ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। ठीक है। मतलब कि ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक व प्राकृतिक जीवन में सामंजस्य बनाकर विकास करना ही ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है। एक विचारक है उमा लैली। उमा लैली, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? नहीं मैम, अभी नहीं। नहीं, हमारी तरफ तो दिख रही है, इधर से तो दिख रहा है। दिख रही है। हाँ, दिख रहा है? नो मैम, नहीं शो हो रहा है। नो मैम। चलिए, एक्चुअली मैं आईपैड से मैंने ज्वाइन किया है, इसमें मुझे व्हाट्सएप पे जाके पीपीटी वो करनी पड़ती है। चलिए कोई नहीं, वापस आते हैं, फिर हम आपको बाद में भेज देंगे। एक सेकंड। ठीक है, स्क्रीन शेयर हमारी तरफ तो दिखा रहा है कि स्क्रीन शेयर स्टार्ट है, आपकी तरफ पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, 1 सेकंड। यस मैम, हो गया, हो रहा है मैम, हो रहा हो रहा है ना? है। वेट प्लीज, हो रहा है। ओके ओके, टाइम टेकिंग हो जा रहा है। कुछ प्रोग्रेस हुई अभी, दिख रहा है कि नहीं? नहीं, मैं इसको, मैम प्रोग्रेस हो रहा है अभी, शो तो नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है शायद। नहीं इधर भी दिखा रहा है, अभी 34 सेकंड दिखा रहा है। हाँ, या 38 हो गया, हो रहा है अभी, प्लीज थोड़ा वेट करें। चलिए इसको रहने देते हैं, मैं अभी आपको डिस्कस कर देती हूँ, वो बाद में आपको सेंड कर दूंगी फिर, क्योंकि काफी टाइम ले रहा है।
वो काफी टाइम टेकिंग हो जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड में इसमें उमा लैली की डेफिनेशन है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। मैम आप आफ्टर वो पीपीटी शेयर कर दीजिएगा तो हो जाएगा। हाँ, मैं बाद में शेयर कर दूंगी। यही सारी चीजें पीपीटी में भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उस दिन की पीपीटी आप लोगों को मिल गई थी? यस मैम, यस, शिवानी कर दी थी। हाँ, शेयर कर दी। उमा लैली की एक डेफिनेशन है कि ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय स्तर के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना है। देखिए, बहुत सारी डेफिनेशन है आपके ग्रामीण विकास की। बहुत अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हम 3 पैरामीटर्स पे ग्रामीण विकास को व्याख्यायित कर सकते हैं। ठीक है, पहला, गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, दूसरा, देश के गवर्नेंस में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करना और भागीदारी के लिए जागरूकता उत्पन्न करना। भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने 73rd अमेंडमेंट किया है, लेकिन 73rd अमेंडमेंट के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं भागीदारी के मार्ग में। तो ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि लोग 73rd अमेंडमेंट के प्रावधानों का लाभ उठाएं, उनमें जागरूकता उत्पन्न हो कि जो उनको भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी दी गई है, कैसे वो उन अवसरों का अपने लिए अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा है ग्रामीण जीवन में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे हम किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास के स्तर को जांच सकते हैं। ठीक है, देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आप देखिए ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, ठीक है, वो सारी योजनाएं कहीं ना कहीं इन्हीं आधारभूत सुविधाओं के इर्द गिर्द ही हैं। चाहे वो रोजगार के लिए मनरेगा हो, आवास के लिए आपके प्रधानमंत्री आवास योजना है, रोजगार सृजन के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा के लिए आपके सर्व शिक्षा अभियान है, स्वास्थ्य के लिए आपके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीणों में स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठाने के लिए या स्वास्थ्य से संबंधित चेतना उत्पन्न करने के लिए, उनके दरवाजे तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। इन सब योजनाओं का उद्देश्य क्या है कि इनके माध्यम से ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए, क्योंकि ये बात तो निश्चित है कि जब तक भारत के गांव विकसित नहीं होंगे तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है, और तब तक जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच का जो डिफरेंस है वो लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी गांवों में है। अगर हमें गांवों से पलायन को रोकना है, अगर हमें जो ग्रामीण संरचना है, भारतीय समाज की जो ग्रामीण संरचना है, उसको सुरक्षित रखना है, उसे बचाए रखना है, तो हमें ग्रामीण जनजीवन में एक क्रांति लानी होगी। और उस क्रांति के लिए पंचायतें या 73rd अमेंडमेंट ही उस क्रांति या उस सामाजिक परिवेश में कोई चेंज लाने के लिए ही 73rd अमेंडमेंट किया गया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। अगर सबसे पहले जब 1947 में जब आजादी मिली थी और जब एक नियोजन की प्रोसेस हमारे यहाँ शुरू हुई थी, आर्थिक नियोजन की प्रोसेस शुरू हुई थी, तो सबसे पहले 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उसका उद्देश्य ही था कि कहीं ना कहीं समुदाय की भागीदारी के द्वारा ग्रामीण जीवन में चेंजेस लाना या ग्रामीण विकास करना। ठीक है, बहुत अच्छे उद्देश्यों के साथ ये योजना शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद ये महसूस होने लगा था कि जिन उद्देश्यों के लिए हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया वो उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था और ऊपर से थोपा गया था, तो ग्रामीण उस कार्यक्रम को अपना नहीं समझ रहे थे, उनकी भागीदारी इस कार्यक्रम में नगण्य थी। तो जिस उद्देश्यों के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया वो कभी सफल नहीं हो पाया। देन 1957 में आपके बलवंत राय मेहता कमीशन आया और कमीशन का उद्देश्य ही था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करना और आवश्यक सजेशंस देना। तो मेहता कमीशन ने ये सिफारिश की थी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना अविलंब की जानी चाहिए। क्यों?
क्योंकि जब तक हम ग्रामीणों में, जब तक हम स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक जो विकास की प्रक्रिया है उसमें ग्रामीणों को भागीदार नहीं बनाएंगे, तब तक गांवों का विकास नहीं हो सकता है। तो गांवों का विकास या ग्रामीण विकास ग्रामीणों के द्वारा, जब इस प्रक्रिया में ग्रामीण भागीदार होंगे तो वो विकास की प्रक्रिया को अपना समझेंगे, उसकी देखरेख भी करेंगे। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट सड़क बनवा करके आती है, 1 साल बाद सड़क टूट जाती है। आप डस्टबिन रखवा दीजिए, आप ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कोई इस तरह की सुविधाएं दीजिए, हैंडपंप होते हैं, कुछ समय बाद सब जर्जर हालत में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन है ही नहीं। सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध करा दी, लेकिन जब तक लोग उसकी देखरेख नहीं करेंगे, उसको सहेजेंगे नहीं, संवारेंगे नहीं, तब तक ये सब व्यवस्थाएं कुछ समय के बाद चरमरा जाती हैं। और जब ये सारी व्यवस्थाएं ग्रामीणों की देखरेख में होंगी, उनकी इसमें भागीदारी होगी, उनका सक्रिय सहयोग इस विकास की प्रक्रिया में होगा, तो विकास टिकाऊ होगा। लोग विकास कार्यों की गुणवत्ता को भी परखेंगे, लोग देखेंगे कि जो विकास हो रहा है वो उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा है। तो पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ही आपके 1957 में रिकमेंडेशन आई थी कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए, और 1959 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना स्वतंत्र भारत में की गई थी। ठीक है, रिकमेंडेशन जो थी मेहता कमीशन की वो बहुत अच्छी थी, और बड़े जोश खरोश के साथ में पंचायती राज व्यवस्था आई। लेकिन कुछ समय बाद इस व्यवस्था के भी लूपहोल्स निकल करके सामने आने लगे, और जिस उद्देश्यों के लिए पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई थी वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। उसके बाद बहुत सारे कमीशन आपके फिर बने, अशोक मेहता कमीशन बना, जीवी के राव समिति बनी, और कई सारी हरमंत राव समिति बनी, कई सारी समितियां आई। उन्होंने अपने अपने सुझाव पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिए कि क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या आधारभूत परिवर्तन होने चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में। उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन जो कारगर रहा वो एमएल सिंघवी समिति ने जो सिफारिश की थी, और उसके सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पे 73rd अमेंडमेंट जो हुआ हमारी पंचायती राज सिस्टम में, वो एक क्रांतिकारी कदम था। और ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में लोगों की जनसहभागिता बढ़ाने के लिए, स्पेशली वुमेन्स, एससी, एसटी, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए वो एक क्रांतिकारी कदम था। क्योंकि ग्रामीण जीवन में महिलाओं की भी एक बड़ी अहम रोल होता है, और जब तक हम उनको भागीदारी की नहीं प्रदान करेंगे, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था में हो या विकास में हो, जब तक हम उनको भागीदारी प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम विकास की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा हमने महिलाओं को भागीदारी प्रदान की, उनके लिए स्थान आरक्षित किए। एससी और एसटी जो पॉपुलेशन थी गांवों की, उनको हमने उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया, ताकि जो ग्रामीण सामाजिक ताना बाना है उसमें चेंजेस लाए जा सके। क्योंकि बिना संवैधानिक उपायों के हम ग्रामीण जो जटिल सामाजिक संरचना थी उसमें चेंज नहीं ला सकते थे। क्योंकि आप गांवों में देखिए सामाजिक संरचना बहुत जटिल है, छुआछूत की परंपरा आज भी ग्रामीण समाज में है। महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं आज भी फ्रंट पे आके काम नहीं कर पाती हैं, कहीं ना कहीं पर्दा है, या जो उच्च आपके कह सकते हैं सवर्ण परिवार हैं, वहां पर महिलाएं आज भी बाहर निकल करके काम नहीं करती हैं। तो जो महिला जनशक्ति थी वो कहीं ना कहीं चार दीवारियों के अंदर कैद थी। उनका कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, कैसे उनको उनकी चार दीवारियों से बाहर निकाला जाए, इसके लिए 73rd अमेंडमेंट एक कारगर कदम रहा है। ठीक है, अब आते हैं एक और डिस्कस करते हैं कि जन सहभागिता क्या होती है और क्यों जरूरी है जन सहभागिता। देखिए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के अनुसार जन सहभागिता का संबंध गतिविधियों में भाग लेना या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले नीति निर्माण में बड़ी जिम्मेदारी से है। उसमें कहा गया है कि जन सहभागिता का मतलब है कि जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसमें लोगों की भागीदारी, या जो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नीतियां प्रभावित करती हैं उसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें, अगर हम बहुत सामान्य शब्दों में कहें, तो व्यक्ति का उसके वातावरण से,
उससे संबंधित गतिविधियों में आवेष्टन या उलझाव ही उसकी सहभागिता है। जब ग्रामीण लोग अपने विकास की योजनाओं के बारे में डिस्कशन करने लगे, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में डिस्कशन करने लगे, विचार विमर्श करने लगे, विकास के मुद्दों पर विचार विमर्श करने लगे, जैसे जैसे उनका उलझाव उनके परिवेश में बढ़ता है, वैसे वैसे उनकी सहभागिता का स्तर बढ़ता जाता है। ठीक है, दो तरीके की सहभागिता हो सकती है, एक सक्रिय सहभागिता और एक निष्क्रिय सहभागिता। निष्क्रिय सहभागिता का मतलब है कि 5 साल में एक बार हम गए और हमने वोट दिया और हमारी भूमिका खत्म हो गई। ठीक है, सहभागिता तो है लेकिन वो निष्क्रिय सहभागिता है। वोट देने के बाद हमने ये मान लिया कि हमारी भूमिका अब यहीं तक सीमित है। लेकिन जब हम पॉजिटिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो सहभागिता का तात्पर्य होता है सतत सहभागिता। हम वोट देने के बाद निश्चिंत होकर के ना बैठ जाएं, हम लगातार ग्राम सभा की कार्यवाहियों का निरीक्षण करें, ग्राम सभा की बैठकों में भागीदारी करें, या ग्राम सभा के द्वारा जो हमें सहभागिता प्रदान की गई है उसमें हम अपनी सक्रिय भागीदारी करें। हम केवल योजनाओं का निर्माण नहीं करें कि हम उसका अंकेक्षण भी करें, हम ग्राम सभा के कार्यों की जांच भी करें, हम पूरक प्रश्न भी पूछें, तब हमारी भागीदारी सक्रिय भागीदारी होगी। केवल मतदान करके हम बैठ गए घर में, 5 साल के लिए हमने प्रधान चुन दिया और हमने ये मान लिया कि अब विकास का जो ठेका है, जो जिम्मेदारी है, वो अब ग्राम प्रधान की है, वो अपना कराए, तो वो भागीदारी सक्रिय भागीदारी नहीं होगी। और उससे जो ग्रामीण विकास होगा वो ग्रामीण विकास भी ग्रामीणों के द्वारा आत्मसात नहीं होगा। इसीलिए देखिए 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से ग्राम सभा को प्रभावी भूमिका प्रदान की गई है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण रोल ग्राम सभा को प्रदान किया गया है और ये आशा की जाती है कि ग्रामीण ग्राम सभा के माध्यम से पॉलिसी मेकिंग में या ग्राम सभा की खुली बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं या जो पात्रों का चयन किया जाता है योजनाओं हेतु, उनमें ग्रामीण भागीदारी करेंगे अपनी, और विचार विमर्श के द्वारा एक आम सहमति के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। तो ग्राम सभा ग्रामीण जीवन में या ग्रामीण विकास में जन भागीदारी का एक बहुत सशक्त माध्यम 73rd अमेंडमेंट के बाद बन करके उभरी है। ठीक है, लेकिन अब समस्या क्या है, पार्टिसिपेशन में भी बहुत सारी बाधाएं हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को कि पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है? कोई प्रश्न है अब तक तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो इंटरेस्ट नहीं है। पार्टिसिपेशन इसलिए जरूरी है ताकि फीडबैक मिल सके और उसको जो भी योजनाएं चल रही हैं उसको इम्प्रूवाइजेशन के लिए काम किया जा सके। पार्टिसिपेशन देखिए सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि फीडबैक मिले। ओके, फीडबैक के तो बहुत सारे माध्यम हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, ग्राम सभा की भूमिका को जो महत्वपूर्ण बनाया गया है 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से, उसका पर्पज ही यही है कि ग्रामीण जो है ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से सिर्फ फीडबैक नहीं दें अपना, बल्कि चाहे योजनाओं में लाभार्थियों का चयन हो या जो विकास की योजनाएं हैं या जो विकास की योजनाएं बन रही हैं पंचायतों के माध्यम से, ग्रामीण उसमें भी अपनी सक्रिय भागीदारी करें। जब तक नीति निर्माण की प्रक्रिया से ग्रामीणों को नहीं जोड़ा जाएगा। मैं 1 मिनट के लिए, जरा एक कॉल आ रही है, 1 मिनट के लिए कॉल आपकी क्लास रोक। सॉरी, क्लास आपके बीच में डिस्टर्ब हो गई। हाँ विजयलक्ष्मी, आप क्या कह रहे थे? यस मैम, फीडबैक इम्प्रोवाइजेशन मैम, कि इम्प्रूव किया जा सके, दूसरे मैम पुश कर सके कि जो भी चीजें चल रही हैं वो कंटिन्यूअसली सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। मतलब एक तरीके से आप एक विजिलेंस सिस्टम भी देख सकते हो उसको। ठीक है, कि अगर करप्शन हो रहा है तो उसको मॉनिटर करें, या सही लोगों को मिल रहा है कि उनको नहीं मिल रहा है, या जिनको देना चाहिए उनके बारे में सलाह दें ग्राम सभा को। मतलब कहने का है कि ग्राम सभा की तो सतत सहभागिता। यस,
सहभागिता से वो 5 साल में एक बार वाली नहीं होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र को हमें सफल बनाना है, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हमें करनी है, बिल्कुल तो हमें सतत सहभागिता पर फोकस करना होगा। ठीक है, यस दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाई ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा लोगों के, ग्रामीण लोगों के जीवन से बहुत नजदीक से जुड़ी होती है। ठीक है, ग्राम प्रधान लोगों के, जो ग्रामीण लोग होते हैं उन्हीं के बीच का कोई व्यक्ति होता है और लोग उससे बड़ा जुड़ाव, उससे उनका बहुत क्लोज रिलेशन रहते हैं। ठीक है, तो ग्राम प्रधान कैसे काम कर रहा है, ग्राम सभा कैसे काम कर रही है, या वार्ड मेंबर कैसे काम कर रहे हैं, ये आदमी, ये ग्रामीण कब समझेंगे? जब वो ग्राम सभा की बैठकों में भागीदारी करेंगे। उससे क्या होगा? एक तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, ग्राम सभा की खुली बैठकों में वो मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। तो एक तो ग्रामीणों के अंदर जो आत्मविश्वास होता है, वो आत्मविश्वास डेवलप होता है। उस प्रक्रिया को समझेंगे कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझेंगे। या जब ग्राम पॉलिटिकल सभा की अवेयरनेस भी आएगी, जागरूकता आएगी। और दूसरा, जो बहुत सारी awareness सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उन सरकारी योजनाओं की उनको जानकारी होगी। अभी क्या होता है, लोगों की सहभागिता होती नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए चलाती है, लेकिन लोग जानकारी के अभाव में उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। और उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि जो बिचौलिए होते हैं या जो अपात्र लोग होते हैं, वो उन योजनाओं का लाभ उठाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि अरे पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि कौन सी योजना चल रही थी। यस ठीक है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, लास्ट क्लास में जो करप्शन डिस्कस कर रहे थे ना, हाँ, वो भी इससे रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो अगर अवेयरनेस आ जाएगी तो अपने आप करप्शन कम हो जाएगा। बिल्कुल, जितना लोग सवाल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, देखिए जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, आपको सूचना जी का अधिकार दिया गया, क्यों दिया गया? उसका एक फायदा ये भी इसीलिए मिला दिया कि गया है। हमारा सिस्टम में हमारी भागीदारी बढ़ी। पहले बड़ी क्या था? गोपनीयता थी। ठीक है, तो लोगों को व्यवस्था से दूर रखा जाता था कि लोग व्यवस्था में शामिल ना हो या व्यवस्था से उनकी करीबी ना हो। लेकिन आरटीआई के बाद, राइट टू इंफॉर्मेशन के बाद, आपके हाथ में एक हथियार आ गया, या आपके हाथ में एक ऐसी सख्त पावर आ गई है कि आप व्यवस्था कौन से निर्णय ले रही है, या उन्होंने क्या कार्य कराए, कितना उसके लिए फंड आवंटित हुआ, या कैसे टेंडर दिए गए, किसको टेंडर दिए गए, इन सारी चीजों की जानकारी आप ले सकते हैं। तो उससे क्या हुआ? उससे एक तो व्यवस्था में पार्टिसिपेशन बढ़ा लोगों का, पारदर्शिता आई, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भी थोड़ी कमी आई। तो आरटीआई एक बड़ा कारगर हथियार रहा है उसमें आपका, भी हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से जो चेंज किए, वो चेंज आए हमारे ग्रामीण जीवन में, वो बहुत सकारात्मक चेंज रहे। और स्पेशली जो ग्राम सभा की भूमिका थी, वो जन सहभागिता के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी कदम थी। और आप देखिए कि 73rd अमेंडमेंट के बाद जब लगभग 6 लाख गांव हैं भारत में, और शायद 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, और इन ग्राम पंचायतों में 1/3 वुमेन प्रधान के रूप में महिलाएं चुन करके आती हैं। और यही हाल आपका SC ST का भी है कि जनसंख्या के अनुपात में उनको भी आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये जो आबादी थी, जो विकास की प्रक्रिया से पिछड़ी हुई थी, विकास की मुख्य धारा से जो पिछड़ी हुई थी, उनके लिए ये क्रांतिकारी कदम साबित हुआ, उनको पार्टिसिपेशन देने में। और महिलाओं की भूमिका में तो बहुत, हाँ मैम एक क्वेश्चन था मैम, जैसे महिलाओं को दे तो देते हैं पर वो केवल नॉमिनल होता है, उसमें महिलाओं की कोई खास भूमिका नहीं होती। वो अभी यूपी में एक नया टर्म इवेलुएट हो गया है, प्रधानपति, उनके हस्बैंड जाते हैं और वो सारे काम करते हैं, इवन फॉर्ज सिग्नेचर्स भी बनाते हैं और उसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। बट उससे महिलाओं की जो स्थिति है वो तो मात्र नॉमिनल है कि वो एक बार चुन ली गई और काम तो वो बिल्कुल कर नहीं रहे हैं, और नाम भी उनके पति का ही चलता है। अगर पेपर छोड़ दिए जाए तो आप इसका दूसरा पहलू भी देखिए कि बहुत सी महिलाएं, ये भी एक तरह का करप्शन होगा ना मैम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसका लेकिन आप एक दूसरा पहलू भी देखिए कि आप सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी आ रही हैं जो गांवों की तस्वीर बदल भी रही हैं। बहुत पढ़ी लिखी नहीं है वो, उन्होंने शिक्षा, कोई संस्थागत शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन सिर्फ अपने अनुभव के आधार पे वो गांवों की तस्वीर, गांवों के विकास की योजनाएं बना रही हैं, और बाकायदा ब्लॉक में जाकर के जो संबंधित अधिकारी है उनसे उन योजनाओं को डिस्कस भी कर रही हैं। तो दोनों चीजें हमें देखने को मिल रही हैं।
एक तरफ ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि प्रधानपति जो हैं उनकी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि निरक्षर महिलाएं भी गांवों की तस्वीर को चेंज कर रही हैं, बदल रही हैं, विकास के नए आयाम गढ़ रही हैं। तो ये एक क्रांति है, व्यवस्था में एक अभी टकराव है। व्यवस्था, चूंकि हमने कहा ना कि ग्रामीण ताना बाना जो है वो बहुत जटिल है, एकदम से हम उस ताने बाने को चेंज नहीं कर सकते, उस सामाजिक संरचना को चेंज नहीं कर सकते। महिलाओं को सरकार ने संवैधानिक प्रावधान कर दिए हैं, महिलाओं को ये राइट दे दी, आप कह सकते हैं कि उनको ये अधिकार मिल गया है कि वो पंचायतों के माध्यम से अपना भी विकास कर सकती हैं और अपने गांवों का भी विकास कर सकती हैं। लेकिन जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी स्वयं अपने लिए, तब तक ये जो प्रावधान है वो बहुत कारगर नहीं होंगे। तो महिलाओं को स्वयं भी जागरूक होना होगा, और जागरूकता देखिए, ग्रामीण महिलाएं हैं, बहुत ग्रामीण जीवन जो होता है वो महिलाएं बहुत सरल होती हैं, तो जो ग्राम सभा के रोल हैं या ग्राम सभा के जो कार्य हैं, इनके लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशिक्षण के अभाव में वो कभी घर से निकली नहीं होती हैं और उनको कोई प्रशिक्षण भी मिला नहीं होता। एकदम से प्रधान का चुनाव जीत करके वो प्रधान बन जाती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब हमें काम कैसे करना है, या 26 जनवरी आ गई तो फ्लैग होस्टिंग करने के बाद में स्पीच क्या देनी है उन्हें नहीं पता होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है, वो देखिए वैसे वैसे उनकी पर्सनालिटी चेंज होती जाती है और उनके काम करने का तरीका भी निखरता जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब महिला प्रतिनिधि चुनाव जीत करके आती हैं या कोई SC ST OBC कैंडिडेट चुनाव जीत करके आता है, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि उन्हें कैसे काम करना है, उन्हें विकास की योजनाएं कैसे बनानी है, या उनको संबंधित अधिकारियों से कैसे बात करनी है, कैसे अपनी विकास योजनाओं को प्रेजेंट करके उनको अप्रूवल लेना है, उनपे एक प्रशिक्षण उनको देना चाहिए। क्योंकि जब प्रशिक्षण होगा तो उनके पास आत्मविश्वास होगा उनके अंदर, और तभी वो अपनी जो भागीदारी उनको 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से प्रदान की गई है, उस भागीदारी को अपनी वो बढ़ा सकेंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है कि 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से ग्रामीण विकास में जन सहभागिता को बढ़ाने के जो प्रयास किए गए हैं, उसमें कुछ बाधाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आप पहला जो बाधा है कि अशिक्षा, गांवों में आज भी लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, और पूरे भारत की बात करें तो लगभग 70% या 75% के प्रधानपति पे बोलना चाहते हैं जो। हाँ सर बताएं। जी जी, जो प्रधानपति का जो कॉन्सेप्ट आया, तो जैसे इंडियन सोसाइटी थोड़ा सा कमजोर थी महिलाओं को लेकर, तो शुरू में प्रशासनिक अधिकारियों ने, जैसे CDO साहब लोगों ने भी पहले उनको 10 साल तक रिस्पेक्ट की, कहा कि नहीं आप हैं, उनको रिस्पेक्ट किया। फिर जब लगा कि वुमेन धीरे धीरे एम्पावर्ड हो रही हैं, तो फिर उनको धीरे धीरे कहा आप किस हैसियत से यहाँ पर आए हैं। मीटिंग्स में पहले उनको बुलाते थे, हाँ पहले ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लगा कि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट के भी जो डिसीजंस हैं या उनका जो एक्शन है या बिहेवियर है ग्राम प्रधानों के प्रति या महिला प्रधानपति के प्रति, तो वो भी धीरे धीरे सोसाइटी को पहले इनिशिएटिव दे रहे हैं। वो एक तरह से वुमेन्स को एम्पावर्ड करने का तरीका ही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, नौकरशाही का रोल तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। शुरू में जो नौकरशाही का रवैया था वो बहुत नकारात्मक था, वो इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं कि वो किसी महिला प्रतिनिधि को पहले सारा समझाएं, फिर क्योंकि उनको कोई जानकारी होती नहीं है महिला प्रतिनिधियों को, उनके साथ बात करना और जिन्हें कोई जानकारी नहीं है उनको समझा पाना थोड़ा टफ प्रोसेस होती है। तो संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो भी प्रधान प्रतिनिधियों से बात करना ज्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब दो तीन इलेक्शन के बाद में अब हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी जो हैं वो धीरे धीरे प्रशिक्षित हुई हैं और अपनी भूमिका को उन्होंने अब समझा है, अब वो फ्रंट पे आकर के काम कर रही हैं। ठीक है, तो अब अधिकारी भी उनके साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं। पहले नौकरशाही का रवैया जो था वो नकारात्मक था। तो अब आता है एक अगला पॉइंट जो आता है कि जो जनसहभागिता है, ग्रामीण विकास में जनसहभागिता के जो प्रयास किए गए उनमें बाधाएं क्या हैं, क्या ऐसे अवरोध हैं जो लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ने से रोकते हैं। पहला हमने बताया अशिक्षा। ग्रामीण जीवन में, जनजीवन में आज भी शिक्षा का स्तर जो है वो कम है, और शिक्षा के अभाव में लोग बहुत सारी विकास योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।
शिक्षा नहीं है तो उन्हें ये पता नहीं है कि ग्राम सभाओं में उनके क्या रोल है, या 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से उनको क्या राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, ग्राम सभा की बैठकों में वो जाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर डिस्कशन कैसे करना है या योजनाओं का निर्माण कैसे करना है। इसकी बड़ी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, जागरूकता भी नहीं है लोगों में, ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव है। वो सोचते हैं कि हमारी जो भूमिका है वो केवल वोट देने तक है, और वोट देने के बाद आगे की जिम्मेदारी वो प्रधान की हो जाती है कि प्रधान अब गांवों का विकास करे। तो लैक ऑफ अवेयरनेस जो लोगों के अंदर है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनको तो सतत भागीदारी प्रदान की गई है कि वो दिन प्रतिदिन के पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करें, उनकी देखरेख करें कि पंचायतें कैसे काम कर रही हैं। इस भागीदारी के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं है। और दूसरा, ग्रामीण सोचते हैं कि वो अपने खेतीबाड़ी के कार्य में या अपने आजीविका के कार्यों में लगे रहते हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि ग्राम सभा क्या कर रही है। तो एक जागरूकता का जो अभाव हमें ग्रामीण जीवन में देखने को मिलता है, उससे भी कहीं ना कहीं सहभागिता का स्तर हमारा प्रभावित होता है। ठीक है, फिर अभी मैंने आपको बताया कि नौकरशाही का नकारात्मक दृष्टिकोण। हमारे यहाँ पहले केंद्रीकृत नियोजन था और योजनाएं ऊपर से बनती थी, नीचे के स्तर तक वो लागू होती थी। उसमें जो हमारी नौकरशाही भी थी, उसका भी केंद्रीकृत नियोजन के साथ सामंजस्य हो गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमने विकेंद्रीकृत नियोजन को बढ़ावा दिया और उस नौकरशाही को अशिक्षित ग्रामीणों के साथ जब सामंजस्य बनाना पड़ा, तो उनके लिए एक बड़ी ये पेचीदा समस्या क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो अनुभवहीन ग्रामीण थे, उनको समझा पाना और उनको समझा करके उनको उन तक नीतियों का प्रचार प्रसार कर पाना थोड़ा टफ काम था। तो नौकरशाही ने हमेशा से जो शुरुआती 5-10 सालों तक तो एक अड़ंगा लगाने वाली नीति रही उनकी, कि अगर मान लीजिए कोई ग्रामीण अपनी कोई समस्या लेकर के नौकरशाही के पास में गया या ब्लॉक स्तर के किसी अधिकारी के पास गया, तो सामान्यतः अधिकारी जो होते थे उनकी बातों को सुनते नहीं थे, और वो या तो केवल प्रधान से बात करते थे या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको जानकारी होती थी। ठीक है, तो शुरू में नौकरशाही का अप्रोच बहुत पॉजिटिव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रामीणों में जागरूकता आई, 73rd अमेंडमेंट के प्रति जागरूकता आई, योजनाओं के प्रति उनमें जागरूकता जागृत हुई, वैसे वैसे नौकरशाही का अप्रोच भी सकारात्मक होता चला गया। ठीक है, फिर इसी में आपका इसी में एक चीज और आती है कि जन सहभागिता को अगर हमें प्रभावी बनाना है तो हमें क्या करना होगा, या सरकार क्या प्रयास कर रही है। देखिए, 73rd अमेंडमेंट से जन सहभागिता के रास्ते तो खोल दिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पा रही है। इसके लिए एक टेरी कमीशन आया था, टेरी कमीशन की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने एक सुझाव दिया था कि सभी राज्यों में जन सहभागिता से संबंधित कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, और बाध्य जन सहभागिता, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि बाध्य जन सहभागिता होनी चाहिए। अगर लोग मतदान नहीं करने जा रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ पेनाल्टी लगनी चाहिए कि वो मतदान क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्वतः स्फूर्त तरीके से वो पार्टिसिपेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें बाध्यकारी पार्टिसिपेशन कराना होगा, उनको फोर्स करना होगा जन सहभागिता के लिए। ये टेरी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो अगर हमें जन सहभागिता, हाँ, ये जो ग्राम सभा की जो वर्ष में 2 बार बैठकें होनी चाहिए और उसमें जो उनकी गणपूर्ति रखी गई है, तो ये भी तो सहभागिता की रखी गई है ना, कि ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद 5 साल तक ये बैठे रहे आराम से। मैंने आपको कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को जन सहभागिता का एक बहुत सशक्त माध्यम मिला है, लेकिन देखिए समस्या क्या आती है कि पहली बात तो ग्रामीणों को ग्राम सभा के बैठकों की जानकारी ही नहीं होती है। साल में 2 बार बैठकें होती हैं, प्रधान लोग क्या करते हैं, छद्म बैठकें आयोजित करा देते हैं। ठीक है, ग्रामीणों के बीच में कोई सूचना नहीं भेजते हैं, बैठकों की कोई जानकारी नहीं देते हैं, बैठ के पेपरों में हो जाती हैं और ग्रामीणों को पता ही नहीं होता। मिनिमम अटेंडेंस भी बहुत कम है मैम। हाँ, दूसरा, अगर कभी बैठक हुई भी तो ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव होता है, वो अपने दैनिक कामकाज छोड़ करके ग्राम सभा की बैठकों में नहीं आना चाहते हैं। तीसरी ये समस्या है कि कई राज्यों में ग्राम सभाओं का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का दायरा है, या 2 या 3 गांवों के बीच में एक ग्राम सभा है। ठीक है,
अब मान लीजिए कभी ग्राम सभा की जब बैठक हुई तो 3, 4, 5 किलोमीटर चल करके कोई ग्राम सभा की बैठकों में जाना नहीं चाहता है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं, फिर अगर ग्राम सभा की बैठकों में गए भी तो वहां भी हमें वहां भी एक बड़ा समस्या होती है कि एक जो सामाजिक संरचना है, ग्रामीण जीवन की जो सामाजिक संरचना है, वो भेदभाव ग्राम सभा की बैठकों में भी दिखाई देता है कि वहां पर संपूर्ण ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। या तो ग्राम सभा की बैठकों में उच्च समाज के लोग हावी हो जाते हैं, या मान लीजिए कि कोई महिला प्रधान है या कोई SC ST प्रधान है तो उसको ग्राम सभा में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो ये सारी समस्याएं हमें ग्राम सभा में देखने को मिलती हैं। तो उसी के लिए हमने आपको बताया कि जो हमारे प्रतिनिधि चुन करके आते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाना बहुत जरूरी है कि ग्राम सभा में उनका रोल क्या है या उन्हें कैसे काम करना है। स्पेशली महिलाओं को और जो SC ST OBC चुन करके आ रहे हैं उनको प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। निर्वाचित होने के बाद बाकायदा उनको एक सेंटर में बुला करके 4 दिन 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें बजट कैसे तैयार कराना है या बजट के जो मुख्य बिंदु हैं उन पे कैसे डिस्कशन करना है। ये सारी बारीकियां जब तक नहीं उन्हें पता होंगी तब तक वो या तो अपने पतियों पर निर्भर रहेंगी या SC और ST हैं तो वो सामान्य वर्ग का कोई प्रभावशाली व्यक्ति है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। तो वो केवल सीडो प्रधान या छद्म प्रधान बन करके रह जाते हैं, वास्तविक प्रधान तो कोई और होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका? किसी का और कोई प्रश्न? नो मैम। कौन, हिना बोल रही है क्या? अच्छा, विजय बोल रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा एक चीज है कि जनसहभागिता को जैसे ग्राम सभा वगैरह के बारे में जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, एक प्रभावी पहल ई-गवर्नेंस के रूप में की जा रही है। उस दिन हमने भ्रष्टाचार में भी आपको बताया था और यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं कि RTI जो आपको सूचना अधिकार कानून मिला, ई-गवर्नेंस की जो शुरुआत की गई है उसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को भागीदार बनाया जाए। ठीक है, आप देखिए कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत हर गांव में आपके ग्राम सचिवालयों की स्थापना की जा रही है और उसमें कहा गया है कि सभी ग्राम सचिवालयों को ब्रॉडबैंड के थ्रू या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। मतलब हर ग्राम सचिवालय में एक CCTV कैमरा होगा, एक आपके कंप्यूटर होगा, प्रिंटर होगा और CCTV कैमरे के थ्रू हर ग्राम सचिवालय मुख्यालय से जुड़ा होगा। ठीक है, ताकि जब भी जरूरत हो मुख्यालय से ग्राम सचिवालय की निगरानी की जा सके, पहली चीज। और दूसरा, जो सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, वो उन जन सुविधाओं के लिए नागरिकों को मुख्यालय तक या तहसील तक ना जाना पड़े। वो सचिवालय के कंप्यूटर के थ्रू आवेदन कर सकते हैं। जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी उनको ग्राम स्तर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ग्राम सचिवालय का कॉन्सेप्ट आया। इसके लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायतों को आपके ब्रॉडबैंड के थ्रू जोड़ा जा रहा है और लगभग 2.5 लाख पंचायतों में से काफी पंचायतों को जोड़ भी दिया गया है डिजिटली, उनको मुख्यालय से जोड़ दिया गया है और अभी भी कई जगह टेंडर्स इसके लिए डाले जा रहे हैं ताकि सेटअप जल्दी से जल्दी ग्राम सचिवालयों में स्थापित किया जा सके। ठीक है, फिर इसी में आता है कि एक अगला, इसी में एक आपका टॉपिक है पॉवर्टी रिडक्शन। गरीबी उन्मूलन के लिए ग्राम पंचायतें क्या कर रही हैं? ग्रामीण जनजीवन में गरीबी उन्मूलन या रोजगार सृजन के लिए पंचायतों की क्या भूमिका है? ठीक है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों को अगर हम देखें तो 4 ऐसे बेसिक सेक्टर हैं जिन्हें हम ट्रेस कर सकते हैं और जहां पर आमूलचूल परिवर्तनों की आवश्यकता है। पहला, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण। ठीक है, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हमें पंचायतों को एक प्रभावी भूमिका दी गई है और उनसे ये आपके जो पंचायतों के जो कार्य हैं उनमें देखिए कि जो भी आपके 29 कार्य पंचायतों को दिए गए हैं वो कार्य कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन के लिए कई सारे कार्य हैं कि पंचायतें जो है कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगी, कृषि की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करेंगी। आपको पंचायतों के थ्रू बहुत सारी समितियां हैं, जैसे नियोजन समिति है,
पंचायतों में शिक्षा समिति होती है, वाटर मैनेजमेंट के लिए, जल प्रबंधन के लिए समितियां होती हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति होती है। और इन सब समितियों में ग्रामीणों को भूमिका प्रदान की गई है ताकि इनके माध्यम से ग्रामीणों को भागीदारी प्रदान करके ग्रामीण परिवेश में शिक्षा को, स्वास्थ्य को या स्वच्छता को, इनके स्तर को सुधारा जा सके। आप देखिए जो अभी स्वच्छता मिशन चला था, ग्रामीण स्वच्छता मिशन जो शुरू हुआ था, जन भागीदारी के कारण ही ये कार्यक्रम सफल रहा था। ठीक है, हर घर में शौचालय, आज लगभग अधिकांश गांवों में हमारे शौचालय, घरों में शौचालय उपलब्ध हो चुके हैं। तो ये इतना बड़ा जो देशव्यापी कार्यक्रम था, ये बिना पार्टिसिपेशन के संभव नहीं था। अगर सिर्फ इसको केंद्रीकृत कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाता तो शायद ग्रामीण उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन इस कार्यक्रम को पंचायतों के थ्रू लोगों की भागीदारी को बढ़ा करके या लोगों को इसमें भागीदारी प्रदान करके एक जन जागरूकता अभियान के रूप में चलाया गया और ये कार्यक्रम सफल रहा है। तो इससे ये शो होता है कि अगर हमें परिवर्तन, चेंज लाना है या ग्रामीण विकास करना है तो हमें पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। लोग उन योजनाओं को स्वयं से जब तक जोड़ करके नहीं देखेंगे तब तक वो योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी। दूसरा, आप रोजगार सृजन के लिए जो सबसे बड़ी योजना आपके पंचायतों के थ्रू लागू की गई है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में आई, 2009 में उसका नाम चेंज किया गया है। और रोजगार सृजन के क्षेत्र में या निर्धनता उन्मूलन के क्षेत्र में एक आप कह सकते हैं कि बहुत सकारात्मक पहल इसके माध्यम से की गई है। पहला तो 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया, और दूसरा मतलब कि जब कृषि कार्य गांवों में नहीं होते हैं, एक समय ऐसा होता है कि जिस समय ग्रामीण कृषि कार्य से खाली होते हैं, ठीक है, उस खाली समय में उनको गांवों में ही रोजगार उपलब्ध हो, वो शहरों की तरफ पलायन ना करें, गांवों में ही उनको रोजगार हो और उनको न्यूनतम इतना उपलब्ध हो जाए कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसके लिए आपके मनरेगा उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। और दूसरा, इसमें कहा गया है कि मनरेगा के माध्यम से जो भी कार्य कराए जाएंगे या जो भी निर्माण कार्य होंगे वो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कराए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम करा लिया 100 दिन के रोजगार के लिए, ऐसा नहीं है। जैसे तालाबों का निर्माण कराना, सड़कों का निर्माण कराना, ठीक है, इस तरीके के जो निर्माणकारी कार्य हैं जिनसे ग्रामीण संरचना में चेंज आ सके और ऐसे निर्माण कार्य टिकाऊ हों, इनको मनरेगा में बल दिया गया है और फोकस किया गया है कि प्रधान ऐसे कार्यों का चयन करेंगे जिनके माध्यम से ग्रामीण संरचना में सुधार आ पाएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना जो आपके आई 2015 में, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से लगभग सभी ग्रामीण और जितने भी आप कह सकते हैं बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोग थे, सबके खाते खोले गए। उसका एक फायदा ये हुआ कि जो डिजिटल इंडिया के तहत प्रयास किए जा रहे थे, जो डिजिटल पेमेंट के जो प्रयास थे, या आप अगर सेविंग अकाउंट है उसके सेविंग अकाउंट पे आप लोन ले सकते हैं, या सेविंग अकाउंट पे कुछ इसमें शायद जनधन खातों में पेंशन का भी लाभ दिया गया है, कुछ उसमें ऐसा प्रावधान भी है। इन लाभों को ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। दूसरा, इन खातों के माध्यम से जो सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजना के जो आर्थिक लाभ थे वो सीधे अब ग्रामीणों के खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसका एक फायदा ये हुआ कि जो बिचौलिए थे, जो पहले भ्रष्टाचार जो था, ग्रामीण व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार था या जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो था, जो बिचौलियों के द्वारा खा लिया जाता था, उस पर सरकार ने अब लगाम कसी है और जनधन खातों के माध्यम से ये धनराशि अब सीधे ग्रामीणों के खातों में पहुंच रही है। सब्सिडी के लाभ हो या किसानों के लिए ऋण माफी की जो योजनाएं हैं, उन सब के लाभ अब सीधे आपके इन जनधन खातों में पहुंच रहे हैं। तो एक पॉवर्टी रिडक्शन के क्षेत्र में पंचायतों के थ्रू ये भी काम सफल रहा है। इसके बाद आपके प्रधानमंत्री आवास योजना 1985 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी।
बाद में अभी आपके जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, और जिसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीणों को जो बेसहारा ग्रामीण हैं या जिनके पास कोई पक्के मकान नहीं है, ऐसे ग्रामीणों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। क्योंकि जो इंदिरा आवास योजना थी उसी को परिवर्तित रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में लागू किया गया। इंदिरा आवास योजना की कुछ कमियां थी और उसके समान लाभ सभी को नहीं मिल पाए थे। ठीक है, तो उस आवास योजना की कमियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई और उसमें कहा गया कि जो आवास की समस्या है और स्पेशली मानसून जो आपका बारिश का मौसम होता है उसमें कच्चे घर जो होते हैं वो बहुत परेशानी उत्पन्न करते हैं। तो 12मासी ऐसे पक्के मकानों की उपलब्धता प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है, और उसमें बाकायदा आपके दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के थ्रू आपके गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है, ताकि जो ग्रामीण जीवन स्तर है वो ऊपर उठ सके। पहले क्या था, लालटेन या आप कह सकते हैं वो मिट्टी के तेल के दिए जला करके काम होता था, लेकिन अब हर घर में विद्युत की सप्लाई सरकार सुनिश्चित कर रही है, और ये सारे काम जो है वो किसके थ्रू हो रहे हैं, पंचायत के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, उज्ज्वला योजना के थ्रू गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है ग्रामीणों को कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी मकान बनेंगे उनमें ये दोनों चीजें उनको दी जाएंगी, ताकि जो महिलाओं की स्थिति थी कि वो चूल्हे पे खाना बनाती थी और धुएं से उनकी जो आंखें खराब होती थी, उन सब से इनको निजात दिलाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ये एक सार्थक प्रयास हुए हैं। और देखिए बहुत बहुआयामी प्रयास हो रहे हैं, ये तो कुछ मैं आपको सिर्फ लिस्ट बता रही हूँ, प्रयासों की एक लंबी श्रृंखला है जिनको पंचायतों के थ्रू चलाया जा रहा है। ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्र में आपके कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि को गुणवत्ता की सुधारने के लिए, कृषि के क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीकी के प्रचार प्रसार के लिए पंचायतें सतत प्रयासरत हैं। ठीक है, लगातार आपके देखिए सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई पंचायतों के माध्यम से। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से गांवों में आपके प्राइमरी स्कूल खोले गए और प्रधानों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इन स्कूलों का निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, जो ड्रॉप आउट रेशियो था बच्चों का वो कैसे कम हो उसकी जिम्मेदारी भी दी गई कि घर घर जाकर के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। एक सर्व शिक्षा अभियान को एक जन अभियान के साथ जोड़ा गया ताकि सभी बच्चे विद्यालय आए, लोग आर्थिक मजबूरियों के कारण बच्चों को स्कूल जाने से ना रोके। मिड डे मील की शुरुआत की गई। ठीक है, और इसमें भी पंचायतों को महत्वपूर्ण भागीदारी प्रदान की गई ताकि जो ग्रामीण बच्चे थे उनमें जो कुपोषण का स्तर था उस कुपोषण के स्तर को कम किया जा सके, और कम से कम एक वक्त का भोजन सरकार स्कूल में उनको सुनिश्चित करा रही है कि भोजन की आस में बहुत सारे बच्चे जो रोजगार में लगे रहते थे, काम में लगे रहते थे, स्कूल नहीं आते थे। सरकार उनको अभी गारंटी दे रही है कि आप आओ, पढ़ो और यहीं खाओ और पियो। आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है, आपके पोषण स्तर की जिम्मेदारी हमारी है। और ये सारे काम अब पंचायतें कर रही हैं, सिर्फ शिक्षा नहीं दे रही हैं, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं, वो ग्रामीणों के पोषण स्तर को भी देख रही हैं, ग्रामीणों के स्वास्थ्य चिंताओं को भी समझ रही हैं, ग्रामीण स्वच्छता में भी काम कर रही हैं। ठीक है, आप देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मिशन जो शुरू हुआ उसके द्वारा एक आशा कार्यकर्ता हर गांव में नियुक्त होने लगी ताकि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा सके। पहले क्या होता था, बहुत सारी महिलाएं जो थी घरों में ही डिलीवरी हो जाती थी और बहुत सारे इन्फेक्शंस और बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण असमय उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो सभी महिलाओं को हॉस्पिटल तक पहुंचाने, गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। और ये जो आशा कार्यकर्ताएं हैं इन पर जो नियंत्रण है या इनका जो निरीक्षण है या इनका जो चयन की प्रक्रिया है वो पंचायतों के थ्रू ही होती है। ठीक है, ऐसे ही शिक्षा मित्रों के चयन में भी पंचायतों को भागीदारी प्रदान की गई है। स्कूलों में स्टाफ के निरीक्षण की जानकारी प्रधान और अन्य जो वार्ड मेंबर्स होते हैं उनको प्रदान की गई है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में या शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छ पेयजल, ठीक है, महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में आज पंचायतें एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। और ये सारा प्रभावी तभी होगा जब पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ता जाएगा। और वो पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा? पंचायत के थ्रू ही वो पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है कि लोगों में जागरूकता का स्तर बढ़ाया जाए, चाहे वो प्रशिक्षण के थ्रू है या जन जागरूकता अभियान के थ्रू लोगों को अवेयर किया जाए कि उनकी ग्राम सभा के रूप में क्या भूमिका है, इसके लिए उन्हें अवेयर किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान तक सीमित ना हो कि नहीं लिखना पढ़ना सीख गए, एक क्वालिटेटिव एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये सारे कार्य आपके पंचायतें कर रही हैं। कोई प्रश्न है इतने में आपका? आज सारे लोग गायब हो गए हैं क्या? मैम नीचे है। नहीं, आप ही विजय लक्ष्मी और आप ही दिख रहे हैं, बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। सब लोग हैं मैम। अच्छा, नहीं सारे लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग सुन भी रहे हैं या मैं अकेले बोलती जा रही हूँ। मैम डेटा ज्यादा चला जाता है वीडियो ऑन रखने में, पहली क्लास के अच्छा। बाद बचता नहीं है इतना, दूसरी क्लास के लिए बड़ी मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है। ओह, ये भी प्रॉब्लम है। और ये मैम जनरल प्रॉब्लम है, सबके साथ प्रॉब्लम है ये। अच्छा, ग्राम तब ऐसी पंचायतों बात को है, वाईफाई भी देना चाहिए वैसे मैम। नहीं तो कर रही है ग्राम सरकार पंचायत वो। नगर निगम को ये सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए, नहीं अनलिमिटेड नहीं, तो डाटा होना ये चाहिए। सुविधा उपलब्ध करा रही है सरकार है। हमने भी आपको हाँ जी, बताया था जी। ना कि सरकार ऑप्टिकल फाइबर और ब्रॉडबैंड के थ्रू जोड़ रही है, ग्राम सचिवालयों को जोड़ रही है। ये एमसीडी जो दिल्ली में एमसीडी है और जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो स्कूलों में भी वाईफाई लगे हुए हैं। इस देखिए बता रही है, स्कूलों में भी लगे हुए हैं। हाँ है मैम। लगे हुए हैं मैम मैम, हकीकत स्कूल में वाईफाई और देखिए, टोटली हम लोग के वर्किंग है बिल्कुल प्रॉपर। कॉलेजों में अभी वाईफाई नहीं है। मैम उनकी हकीकत ये है कि ना उनकी स्पीड मैम इतनी है, कम हमारे है स्कूल में और था। तो हाँ। ये कुछ दिक्कतें हैं कि मतलब यूज नहीं कर पाते हैं। नहीं, ये तो विजय लक्ष्मी जी बताएंगी कि आप लोग यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। नहीं हो अब मैम वो स्कूल प्राइवेट है गवर्नमेंट है वो विजय चली गई। लक्ष्मी जी का हमें लगता है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में है, ये बेसिक में है। हाँ हो सकता नहीं, ठीक है मैम, कई जगह हो सकता है किस तरह का हो, लेकिन बेसिकली जो दिल्ली में जो है जो एमसीडी का है और जो उसका है स्टेट गवर्नमेंट का है उनकी जो हालत है मतलब ठीक है, उनसे ये क्लास इस तरह की क्लास तो नहीं ले सकते मैम। नहीं, इस तरह की क्लास के लिए तो डेटा मैडम बेसिक विद्यालयों में मैडम बेसिक विद्यालयों में वाईफाई लगा। हेलो मैडम, बेसिक विद्यालयों में वाईफाई लगा तो है लेकिन चालू नहीं हुआ है अभी। वो टीचरों की अटेंडेंस के लिए लगाया गया है, जो प्रेरणा ऐप आना था उसके लिए लगा है मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आगे चालू भी हो जाएगा, और लग गया है तो शुरुआत भी हो जाएगी। रेलवे में है मैम, रेलवे में लेकिन हमारे सकारात्मक जो पहल के रूप काम में हो रहा है लीजिए। वो दिख रहा है सारा, मतलब वाईफाई लगा हुआ है यूट्यूब पे। आपकी आवाज कट रही है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, इसी में एक छोटा सा टॉपिक और ऐड है, जिला योजना समिति या विकेंद्रीकृत नियोजन। इसमें इस टॉपिक में कई सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। क्लास नहीं बट यू जी अटेंडेंस का नहीं है, हर बच्चों को दिखाना रहता है ना, तो नहीं कोई नहीं, आप बंद कर लीजिए, आपकी आवाज वैसे भी इधर क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए, विकेंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए जिला योजना समिति, शुरुआत में आजादी के बाद हमारे यहाँ केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को अपनाया गया था। मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा एक पंचवर्षीय कार्यक्रम या 5 वर्ष के लिए एक योजना बनाई जाती थी, और वो योजना पूरे देश के लिए एक कॉमन योजना बनाई जाती थी।
काफी समय तक हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चली। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद ये जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था ये खत्म कर दिया गया, पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी कि पूरे देश के लिए एक समान योजना बना दी जाती थी और बिना ये समझे कि हर क्षेत्र की अलग अलग आवश्यकताएं थी। ठीक है, तो उसका जो योजना के जो लाभ थे वो लाभ सभी राज्यों को या सभी क्षेत्रों को बराबर से नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता ज्यादा है। हर स्टेट की अपनी अलग अलग नीड है और स्टेट में भी छोड़िए, छोटे छोटे गांव की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो उन आवश्यकताओं को जब तक लोकल जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखे बिना जब तक हम प्लानिंग करते रहेंगे, हम उस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। पहले हमने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास ग्रामीणों के द्वारा ही हो सकता है। कोई ऊपर से बैठ करके कोई सरकार अगर चाहे कि हम ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप कर दें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक तो ग्रामीण उस विकास को आत्मसात नहीं करेंगे और हो भी गया तो वो विकास टिकाऊ विकास नहीं होगा। ठीक है, 1 साल 2 साल बाद फिर हमें प्रोग्रेस जस की तस दिखाई देगी, जहां 1 साल पहले चले थे फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। हैंडपंप उखड़े हुए मिलेंगे या हैंडपंप में पानी नहीं होगा, सड़कें टूटी हुई होंगी, नालियों का निर्माण हुआ होगा तो वो भी सब जर्जर अवस्था में होंगी। ठीक है, पता चला कि हैंडपंप का हैंडल खोल करके कोई अपने घर ले गया, लाइट का कनेक्शन आया है तो लाइट खोल करके कोई अपने घर में जला रहा है उसको, यही सब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विकेंद्रीकृत नियोजन की हमेशा से आवश्यकता महसूस की गई कि प्लानिंग जो होनी चाहिए वो निचले स्तर से होनी चाहिए, ग्रॉस रूट लेवल से होनी चाहिए। जब तक निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति योजना में भागीदार नहीं होगा या जब तक हम निचले स्तर ग्रास रूट लेवल की आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे और उन आवश्यकताओं के अनुकूल योजनाओं का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक आपके कोई भी प्लानिंग सफल नहीं हो सकती है। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया और अब क्षेत्रवार योजनाओं का निर्माण होता है। ठीक है, 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था उसी में एक प्रावधान आर्टिकल 243ZD आर्टिकल 243ZD में विकेंद्रीकृत नियोजन के तहत ही जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया है।